students, Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. Today we are going to cover a seated topic, the living organisms. Living organisms is a very huge and vast topic because it contains all the things related to living beings. जैसे कि उनके कौन से systems हैं, उनके कौन से मूवमेंट्स हैं, क्या है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, एवरीथिंग वी हैव टू इंक्लूड इन दिस. From the seated point of view, this topic is very important and this topic is equally relevant for other state TETs also and also for those students who are studying in classes 6 to 8. ठीक है, तो we will start with this topic that living organisms have certain characteristics like they respire, they perspire, they reproduce, they digest, they circulate, they die. There are so many things which living organisms do. And the basic unit of all living organism is a cell. As a brick is a basic unit of a building, similarly cell is a basic structural and functional unit of an organism, which was first discovered by Robert Hooke in 1665. He started with a honeycomb-like structure and gave it a name cell. ठीक है, there are two types of cells, we know that, the plant cell and the animal cell. This side on the plant cell. और उसके बाद there are two types of the cells like unicellular organisms are there, the multicellular organisms are there. Unicellular organisms are those organisms which have the single cell, like amoeba जो होता है वो it's a single cell. मल्टीसेलुलर जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे के सारे जो है मल्टीसेलुलर हैं. इवन टेरिडोफाइट्स हैं प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, मल्टीसेलुलर है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, अच्छा, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोट्स होते हैं विच डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स एंड द वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स, but the eukaryotes have a well-defined nucleus and the well-defined membranes, ठीक है, of each organelle. चलो, we start with the cell, the plant cell. Plant cell में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे cell wall. Cell wall जो होती है, एक तो पहली बात ये, this is present only in the plant cell, right? और उसके बाद ये cellulose की बनी होती है and it gives a definite shape to cell and provides a protection to the cell. इसके दो काम होते हैं, एक तो इसको पर्टिकुलर शेप देना और दूसरा उसको रिजिडिटी भी देना और प्रोटेक्शन भी करना. ठीक है, और दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. ठीक है, सेकेंड आती है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है विच कवर्स द एंटायर सेल. एंटायर सेल को ये कवर करती है. ठीक है, अलाउइंग ओनली सम सब्सटेंसेस टू एंटर, कीपिंग रेस्ट आउटसाइड. कुछ ही सब्सटेंसेस को मतलब ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है. ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है कि एनवायरनमेंट सेल का चेक करती है, कितने सॉल्ट्स आ रहे हैं, पानी अंदर जा रहा है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ये सारे प्रोसेसेस इसमें आते हैं. बट एज फार एज अ सीटेड पॉइंट इज कंसर्न्ड, इसमें अभी हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये 9th क्लास में डिटेल में किया जाता है. बट अभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड इट अलाउज ओनली द सर्टेन सब्सटेंसेस टू कम इनसाइड द सेल. ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स. इसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. ठीक है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको रफ ईआर कहते हैं, जिसे आरईआर कहा जाता है, और अगर नहीं होते तो उसे स्मूथ ईआर कहा जाता है. where the protein synthesis takes place. और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है. It also helps in transporting material from nucleus to outside cell. इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियस से जो सब्सटेंसेस को बाहर भेजना, ट्रांसपोर्टेशन भी ये करता है. ठीक है, तो वही है, एमसीक्यू में कई बार आ जाता है कि विच साइट इज देयर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द प्लांट सेल. सो दे विल बी गिवन 4 ऑप्शंस और आउट ऑफ विच यू हैव टू टेक दिस. ठीक है, फिर है न्यूक्लियस. दिस इज एक्चुअली, न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल होता है. जिस तरह हमारा जो ब्रेन है वो हमारी सारी बॉडी को रेगुलेट करता है, उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो मेन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और इसके लिए उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है. इट कंट्रोल्स ऑल द सेल मैकेनिज्म. सारे उसके सेल के मैकेनिज्म ये रेगुलेट करता है, चेक करता है, बैलेंस रखता है हर चीज़ का.
क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेरिडिटरी फंक्शंस, जो एक करेक्टर, जो बहुत सारे करेक्टर्स को अगली जनरेशन में आगे जाने के लिए काम आता है। और क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स होती हैं, तो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी फंक्शंस, राइट। फिर न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका काम होता है आरएनए बनाना, ठीक है। फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड, वो सेल के अंदर ही होता है, और ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, न्यूक्लियस, सब कुछ इस साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है, उसके ऑर्गेनल्स तो सारे ही हैं, उसी तरह यहाँ पे जो बेस है ये सारा साइटोप्लाज्म का है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है। मैंने ड्रॉ नहीं करा शायद। हाँ, क्लोरोप्लास्ट ये है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन काम होता है पिगमेंट देना, मतलब उसको कलर देना। जैसे जो प्लांट सेल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कलर द प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज, तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन इसी वजह से होता है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी जो होती है ये फ्लैटेंड होती है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें भी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका फंक्शन पैकेजिंग यूनिट्स का होता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउसेस होते हैं। पावर हाउसेस का मतलब जैसे कि एटीपी और एडीपी प्रोडक्शन इनका काम होता है, एनर्जी देना सेल को, दैट इज देयर मेन फंक्शन। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो होती हैं सुसाइडल बैग्स कहा जाता है इनको, क्योंकि वो जितने भी डीजेनरेटेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको ईट कर लेते हैं, सो दे आर नोन एज लाइसोसोम्स, लाइसो प्लस सोम, ठीक है। और ये खुद को भी खा जाते हैं, दे ईट देमसेल्व्स आल्सो। तो डीजेनरेटेड जितने भी सेल्स हैं उनको लाइसोसोम्स ईट कर जाते हैं। फिर होती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ये सेंट्रोसोम। ये एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता, और सेल डिवीजन में इसका बहुत रोल होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल एंड इट इज नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है, बट नॉट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। और इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना, ऑन विच द क्रोमोसोम्स गेट अटैच्ड। एक्चुअली क्या होता है, डिवीजन के टाइम पे जब हम माइटोसिस मियोसिस करते हैं हाई क्लासेस में, तो जो क्रोमोसोम्स ऐसे बनते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ऊपर बनते हैं और ये नीचे बनते हैं, इसके साथ क्रोमोसोम्स जाकर अटैच हो जाते हैं, तो इसका ये काम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट ऑल्सो अलाउज सम सब्सटेंसेस टू कम एंड गो आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द न्यूक्लियस एक्चुअली, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उनके ऊपर जीन्स होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सेल था। मैंने वैसे जो नोट्स में प्लांट सेल भी बनाया हुआ है और एनिमल सेल भी बनाया हुआ है, और उसको ढंग से लेबल भी किया हुआ है। द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज करेंगे नेम ऑफ द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स। इसमें जो टिश्यूज हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में आते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यूज, सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज फाउंड इन द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्किन, आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द टिश्यूज, और हर ऑर्गन के, एक्चुअली किसी भी ऑर्गन के जो आउटरमोस्ट पार्ट वाला होता है उसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। स्किन में भी होता है, ठीक है। फिर है मस्कुलर टिश्यू। इफ अटैच टू द बोन्स मसल्स आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। अगर बोन्स के साथ अटैच हो तो उन मसल्स को कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अगर इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स से अटैच हो तो उनको कहते हैं स्मूथ मसल्स। इसमें आ जाएगा पहला स्केलेटल मसल, फिर आ जाता है स्मूथ मसल,
और फिर आ जाता है कार्डियक मसल, ठीक है। तो इफ अटैच टू द बोन्स देन इट इज नोन एज द स्केलेटल मसल, इफ अटैच टू द इंटरनल ऑर्गन्स देन इट इज अ स्मूथ मसल्स, एंड इफ इट इज अटैच टू द हार्ट से रिलेटेड हो तो उसको कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड। ब्लड हमें मालूम है प्लेटलेट्स का बना होता है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं इसके अंदर। कार्टिलेज क्या होता है, जैसे हमारा ये जो ईयर है तो ये सारा कार्टिलेजिनस है, ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो उसमें आ जाती हैं। ये 3 चीज़ें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं, हम धीरे धीरे इनको करेंगे। नर्वस टिश्यू जो है उसमें ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एज फार एज द सीटेड इज कंसर्न दिस इज इनफ, ठीक है, बट इन द हायर क्लासेस यू विल स्टडी इन डिटेल। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम प्लांट्स में आए, द नेम ऑफ द लाइक टिश्यूज इज इम्पॉर्टेंट एंड वेयर आर दे लोकेटेड, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर है कि अगर प्लांट्स में देखा जाए, प्लांट्स में पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स में 5 तरह के मेन टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा एंड वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो जनरली एपेक्स में होते हैं। एपेक्स में मतलब टिप ऑफ द प्लांट में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अच्छा, दे आर कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग, सबसे ज़्यादा उनकी ये स्पेशलिटी होती है कि दे आर कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड आता है पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो थिक वॉल सेल्स होते हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, मतलब ये इनके बीच में देखो सेल्स के बीच में जगह होती है, सो दे हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट। दिस टिश्यू एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड स्टोर्स फूड। इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन का और स्टोरिंग ऑफ फूड, ठीक है। तीसरा आ जाता है कोलेनकाइमा टिश्यूज। कोलेनकाइमा टिश्यूज भी जो होते हैं वो थिकन्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं। उनका काम भी स्टोरेज होता है मेन, और शेप और रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ भी देते हैं ये सेल्स को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में ज़्यादातर डेड टिश्यूज होते हैं, कैम्बियम वगैरह आ जाते हैं इसमें जो बिल्कुल डेड होते हैं और लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं मेन वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनका मेन काम होता है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब जो खाना और पीना पूरे, आप खुद सोचिए कि इतने बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनको रूट से लेकर ऊपर तक टिप ऑफ द प्लांट तक खाना कैसे जाता है, तो वो कंडक्शन का काम जो चैनल्स होते हैं उनको हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। जाइलम जो होता है वो प्लांट में जो पानी है उसको ऊपर लेकर जाता है और जो फ्लोएम होता है दैट गिव्स फूड टू द प्लांट, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट के पार्ट्स हैं वो हमें भी पता है कौन से हैं, रूट्स, स्टेम, ठीक है, फिर उसके बाद फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। तो ये सारे पार्ट जो है हम जितना हम लोगों को ज़रूरत है, जितना हमारे कोर्स में है सीटेट के, उसके हिसाब से करेंगे। जैसे रूट्स है, रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का विच होल्ड्स द प्लांट फर्मली, जिसका काम होता है प्लांट को होल्ड करना, एंड एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑन द सॉइल। मिट्टी में से एब्जॉर्ब करके वो आगे पहुंचाता है, स्टेम्स में पहुंचाता है, जिससे सारे जो मिनरल्स हैं और वाटर हैं वो पूरे प्लांट को मिल सकें, ठीक है। जो रूट्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं टैप रूट्स, द डायग्राम्स आर ऑल गिवन इन द नोट्स एंड दे आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेन होती है टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है और साथ में क्या होती है, छोटी छोटी साथ में रूट्स और आती हैं, द मेन रूट एंड द लेटरल रूट्स। ये जो छोटी छोटी साथ में है इनको लेटरल कहते हैं और इसको कहते हैं मेन रूट, ठीक है। ये जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे आम का हो गया, नीम का हो गया, पीपल का हो गया, उसमें जो होती हैं वो सारी टैप रूट्स होती हैं। उसके बाद होती हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स वो होती हैं जो ज़्यादातर ग्रासेस में होती हैं। ये छोटी छोटी होती हैं और सब सेम लेंथ की होती है, ठीक है, इनको फाइब्रस रूट्स कहा जाता है।
फिर होती है एक एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो किसी भी ऑर्गन से प्लांट के निकलती है, जैसे स्टेम से निकल जाती है और नीचे फिर वापस चली जाती है। जैसे हमने बनियन ट्रीज में देखा होगा कि जो हवा में जो है वो जड़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं। सो दीज आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, ये शुगर केन में भी होती हैं। शुगर केन में जैसे स्टेम्स होती हैं तो ये साइड से निकलती हैं और फिर वो नीचे घुस जाती हैं। ठीक है, तो किसी भी स्टेम के पोर्शन से निकलने के बाद ये नीचे अंडरग्राउंड होती हैं, फिर ऊपर आती है, मतलब झूलने वाली लता उनको जड़ें होती हैं। ठीक, अच्छा, फिर ये है कि रूट्स जो होती हैं या तो वो हाइड्रोट्रोपिक होती हैं या जियोट्रोपिक होती हैं। हाइड्रोट्रोपिक मतलब इधर दे आर गोइंग टूवर्ड्स द वाटर, क्योंकि अगर पानी वाले जितने भी पौधे हैं उनके तो रूट्स जो टूवर्ड्स वाटर ही जाएंगी, तो दे आर हाइड्रोट्रोपिक। नहीं तो वो जियोट्रोपिक होती है। जियोट्रोपिक मतलब टूवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी, सो इसलिए उनको जियोट्रोपिक कहा जाता है। ठीक है, स्टेम्स जो होती हैं वो मेन प्लांट बॉडी होती हैं जिसमें कि मेन फ्लावर्स उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं। तो स्टेम मेन होती है और इसका काम भी कंडक्शन का होता है कि रूट से सामान लेना और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, और जो स्टेम्स होती है दे आर ऑलवेज फोटोट्रोपिक, क्योंकि वो धूप फोटो की तरफ जा रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, सनलाइट की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इसलिए स्टेम्स को हम हमेशा फोटोट्रोपिक कहते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द पार्ट्स इज फोटोट्रोपिक एंड विच इज जियोट्रोपिक। तो जड़ों वाला जियोट्रोपिक एंड फोटो वाला मतलब स्टेम्स वाला फोटोट्रोपिक, राइट। फिर है लीव्स। लीव्स जो है प्लांट्स की वो फूड फैक्ट्रीज हैं, दे फोटोसिंथेसाइज, और उनके लीव्स के बैक साइड पर छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली फॉर द ट्रांसपिरेशन, जबकि मतलब एक्सेस वाटर को लूज करने को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और इसके अलावा स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के भी काम आता है। तो लीव्स के अंदर ही है, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ स्पेशलिटी फॉर द लीव्स आल्सो, राइट। फिर उसके बाद है लीव की मेन क्या चीज़ होती है जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक लीव के अंदर देखो, पहले ये बीच वाली वो होती है जिसको मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब। और ये जो होती है इसकी ये वेन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लैमिना कहते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज द लैमिना। द सिंगल और जो बीच वाली रिब है उसको कहते हैं मिड रिब। जो लिटरली साथ साथ में चल रही होती है उनको रिब्स कहते हैं। उसके भी अरेंजमेंट में फ़र्क होता है, जैसे कि अगर लीफ में ऐसे है अरेंजमेंट और एक है जिसमें कि वेन्स का अरेंजमेंट ऐसे है, जिसमें कि ऐसे है कि मिड रिब से दोनों साइड्स लेटरल चल रही है तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर वो पैरेलल चल रही होती है ऐसे तो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन जनरली हमें ग्रासेस वगैरह में मिलता है, और जो रेटिकुलेट वेनेशन हमें बिग बिग ट्रीज में मिलता है, जैसे पीपल का ही देख लो आप, उसमें भी ऐसे होता है। अच्छा, फिर ये होता है कि लीफ जिसके ऊपर टंगी होती है, मतलब जो उसकी स्टॉक होती है, उसको हम पेटियोल कहते हैं, लेकिन ये हर लीफ में नहीं होती, ठीक है। जिसमें पेटियोल होता है, जिसमें नहीं होता उसको हम सेसाइल भी कहते हैं, मतलब उसमें पेटियोल होता तो है लेकिन छोटा सा होता है, इतना सा लंबा पेटियोल नहीं होता, तो उनको ऐसी लीव्स को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं, राइट। लीव्स दैट हैव द पैरेलल वेनेशन हैव द फाइब्रस रूट, और जनरली ये जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती है। मैंने बताया ना ग्रासेस में होता है ये, जनरली विदाउट पेटियोल, और उनमें पेटियोल भी नहीं होता, इसलिए उनको सेसाइल भी कहा जाता है। और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मोनोकॉट्स एज दे हैव द सिंगल कॉटिलेडन इन देयर सीड्स। और ये जनरली किसमें होता है? मोनोकॉटिलेडन्स में। देखो, दो तरह के कॉटिलेडन्स होते हैं, एक तो डाइकॉटिलेडन्स है, एक मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, ग्रासेस हो गई, ये सारी जो होती हैं इनमें एक ही सिंगल कॉट होता है, कॉटिलेडन होता है। और डाइकॉट्स होते हैं जैसे कि राजमा हो गए और बीन्स हो गई, उनमें दो दो होते हैं, तो उनको डाइकॉटिलेडन्स कहा जाता है। जो ये वाली पैरेलल वेनेशन वाली और फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको मोनोकॉट्स में ही वो आते हैं, दे आर इन द मोनोकॉट्स, ठीक है। और डाइकॉट प्लांट्स में जैसे पीज हो गए, बीन्स हो गई, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट्स होती है। मतलब बड़े बड़े जितने भी पौधे और प्लांट्स और ट्रीज आते हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाले होते हैं, और जितने भी छोटे जैसे कि ग्रासेस वगैरह आ गए वो पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं, राइट। अच्छा, इसमें जो आज का मेन है ये है
कि लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। जब लीव्स को, जैसे जब लीव्स एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं तो उसको ऑपोजिट लीव स्ट्रक्चर कहा जाता है, अरेंजमेंट कहा जाता है। फिर होती हैं कुछ लीव्स जो होती हैं गुच्छों में होती हैं, जिनको हम वर्ल्ड विजन, WHORELD कहते हैं, वर्ल्ड, उसको हम वर्ल्ड अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कहते हैं, ठीक है। वो व्हेन लीव्स आर अरेंज ऑल्टरनेटिवली ऑन द एक्सिस ऑफ द प्लांट, अगर वो ऑल्टरनेटिवली होती हैं तो उनको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कहते हैं। ये मनी प्लांट में होता है, आप कभी ध्यान से देखना मनी प्लांट को कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसे होता है, ऑल्टरनेट होता है, 1 2 स्टेप वाइज जैसे होता है, ठीक है। ऑपोजिट मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, वो गुआवा जैसी लीव्स होती हैं उनमें होता है, कभी आपने देखा होगा। अब नोटिस करना कि गुआवा के अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसे होता है और मनी प्लांट का कैसे होता है, ठीक है। और जो मैंने बताया जैसे कनेर हो गई, उसमें क्या होता है, वर्ल्ड होता है, गुच्छे होते हैं पत्तियों के, ठीक है। तो लीव्स का अगर हम देखा जाए तो लीव्स फोटोसिंथेसाइज करती हैं। लीव्स जो हैं वो एसेंट ऑफ सैप मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर करती हैं, ठीक है। फिर ट्रांसपिरेशन करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो लीव्स के आ जाते हैं। So I think that's all for today. In the next class, we'll study about the next topic, flower, fruit, seeds, all this in the next topic. Please do not forget to share, like and subscribe my channel, and keep on writing your updates and writing your comments. If any questions, any problem, you can write there. Thank you so much.